आज के शांति संवाद में सभी स्नेहीजनों का स्वागत करता हूं और आइए अब सीधे संवाद पर चलते हैं। जयप्रकाश जी की लंबी और टेढ़ी मेढ़ी विचार यात्रा में उनको गलत समझे जाने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। वे थोड़े रोमांटिक, थोड़े गांधीवादी और थोड़े समाजवादी, कुल मिलाकर जयप्रकाश जी कई विचारों वाले व्यक्ति लगते हैं, लेकिन उनकी आलोचना बिल्कुल गलत है। छोड़े हुए रास्तों की तरफ जयप्रकाश जी कभी लौटे नहीं, क्योंकि उन्होंने हर रास्ता छोड़ते और नया रास्ता अपनाते वक्त पूरा विचार कर लिया था। ध्यान से सुने, एक बार फिर सुने। छोड़े हुए रास्तों की तरफ जयप्रकाश जी कभी लौटे नहीं, क्योंकि उन्होंने हर रास्ता छोड़ते और नया अपनाते वक्त पूरा विचार कर लिया था। अमेरिका से पढ़ाई बीच में ही छोड़कर भारत आने पर वे मार्क्सवादी थे, पर आज़ादी के प्रश्न पर वो गांधी जी के साथ जुड़ गए और बाद में जयप्रकाश जी विनोबा जी और समाजवाद से जुड़े यह जयप्रकाश जी का ही प्रयास था कि माधो सिंह ऐसे डाकू ने, जिसके नाम पर उस समय 1.5 लाख रुपए का इनाम था, पगारा बांध गांव में 14 अप्रैल 1972 की सुबह अन्य डाकुओं के साथ आत्मसमर्पण किया। डाकुओं ने पहली बार जयप्रकाश जी को डबडबाई आंखों में देखा और सब डाकुओं को लगा कि दुनिया में उनसे प्रेम करने वाला भी कोई है। डाकुओं ने पहली बार जयप्रकाश जी को डबडबाई आंखों में देखा और सब डाकुओं को लगा कि दुनिया में उनसे प्रेम करने वाला भी कोई है। आज जयप्रकाश जी नहीं हैं। आज हम सबके बीच जयप्रकाश नारायण जी नहीं हैं। क्या हम भारतवासी यह समझ सके हैं कि हमने क्या खोया है? उन्होंने सारी पार्टियों को मिलाकर एक नई पार्टी बनाने का, एक चुनाव चिन्ह स्वीकार करने, एक चुनाव घोषणा पत्र लेकर देश के सामने आने के लिए सभी दलों को खुशी खुशी तैयार कर लिया था। उस घोषणा पत्र में तमाम ऐसी बातें थी जिन्हें उन पार्टियों के गले उतारना आसान बात तो बिल्कुल नहीं थी। दलीय राजनीति पर ऐसा दबाव अपने लंबे संबंध के बावजूद न गांधी जी डाल सके थे और न कांग्रेस से निकट का रिश्ता मानने वाले विनोबा डाल सके थे। जयप्रकाश जी ने जो आंदोलन खड़ा किया वह महज 3-4 साल का काम था, जबकि गांधी जी ने जो आंदोलन खड़ा किया वह 1915 से 1947 तक चला, 32 साल तक। और विनोबा जी का भूदान कार्यक्रम 1951 से 1970 तक चला, लगभग 19 या 20 साल तक। लोकतंत्र के ढांचे को बचाने और उसे क्रांतिकारी प्रक्रिया से जोड़ने की उनकी कोशिश एक महान प्रयोग थी, जिसे समझना आसान तो बिल्कुल नहीं है। 18 मार्च 1974 को छात्र आंदोलन शुरू हो चुका था। छात्रों और युवकों ने अपनी मांगों के समर्थन में बिहार विधानसभा का घेराव किया। भीड़ उग्र हो गई। पुलिस ने काफी बल प्रयोग किया। भीड़ और उग्र हो गई। सब कुछ हिंसा में बदल गया। किसी नेता के काबू में कुछ भी नहीं रहा। सर्च लाइट और प्रदीप अखबार के दफ्तर में आग लगा दी गई। पटना रेलवे का माल गोदाम लूट लिया गया। अंततः सेना बुलानी पड़ी। कर्फ्यू लगाना पड़ा। 18 मार्च और बाद की हिंसा पर जेपी कह चुके थे कि आगजनी और तोड़फोड़ क्रांति नहीं है। जेपी साफ कह चुके थे आगजनी और तोड़फोड़ क्रांति नहीं है। तब छात्र और युवकों ने जेपी से आंदोलन का नेतृत्व करने का आग्रह किया
और जेपी ने शर्त रखी कि आंदोलन निर्दलीय और अहिंसक होगा। जेपी ने शर्त रखी कि आंदोलन निर्दलीय और अहिंसक होगा। इस तरह हिंसक आंदोलन अहिंसक आंदोलन में बदल गया। इस तरह हिंसक आंदोलन अहिंसक आंदोलन में बदल गया। हिंसा से अहिंसा की ओर किसी आंदोलन को ले जाने में जयप्रकाश नारायण जी के योगदान के महत्व का पता उसे ही लग सकता है जिसने अपनी आंखों से 18 मार्च 1974 के दिन पटना को देखा हो, जिसने अपनी आंखों से 18 मार्च 1974 के दिन पटना को देखा हो। 8 अप्रैल 1974 को मौन जुलूस में जेपी और फणीश्वर नाथ रेणु कई महत्वपूर्ण लोगों के साथ हमला चाहे जैसा होगा हाथ हमारा नहीं उठेगा, हमला चाहे जैसा होगा हाथ हमारा नहीं उठेगा लिखी हुई तख्तियों के साथ नेतृत्व करते हुए चल पड़े। उस प्रभावकारी जुलूस में शामिल लोगों को पहले सत्याग्रही प्रतिज्ञा पत्र भरना पड़ा था। नागार्जुन और रेणु जैसे साहित्यकारों की भागीदारी ने आंदोलन को विश्वसनीयता प्रदान की। आंदोलन में कई मुकाम आए। 5 जून 1974 को गांधी मैदान से जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। 3 से 5 अक्टूबर 1974 तक अभूतपूर्व बिहार बंद रहा। 4 नवंबर 1974 को जयप्रकाश नारायण जी पर लाठी चली और दुखी होकर रेणु जी ने पद्मश्री लौटाने का सभा मंच से घोषणा कर दिया। बाद में चुनाव में जनता सरकार का गठन हुआ। यह जयप्रकाश नारायण जी की कुशलता ही थी कि उन्होंने तानाशाही शासन को शांतिपूर्ण तरीके से चुनौती देकर सरकार बदलने में सफलता हासिल की थी। 1947 से 1962 तक का समय भारतीय राजनीति के लिए थोड़ा बेहतर माना जाता है। महात्मा गांधी और पंडित नेहरू की सबसे बड़ी उपलब्धि थी समाज की सोच को उदार बनाने पर जोर देना। 1962 में चीन से हार ने नेहरू जी को तोड़ दिया था। 1962 के बाद देश में कोई आदर्श और मूल्य नहीं रहे। देश का विकास रुक गया था। शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे बुनियादी क्षेत्रों की उपेक्षा हो रही थी। भारतीय राजनीति में भी पतन का दौर शुरू हो गया था। कभी भी आपने सोचा है कि अगर 1974 में संपूर्ण क्रांति का अहिंसक आंदोलन जयप्रकाश जी ने नहीं चलाया होता तो शायद हमारे देश में लोकतंत्र की सीमाएं साफ नहीं हुई होती और शायद ही लोकतंत्र भी बचता, या फिर वही हाल होता जो भारत के सारे पड़ोसी देशों का हो रहा है, या फिर वही हाल होता जो भारत के सारे पड़ोसी देशों का हो रहा है। अतः इतना कहना काफ़ी है कि देश के लिए जयप्रकाश जी के योगदान को भूल जाना और उस पर कुछ आलोचनात्मक सोचना पूरी तरह से गलत है। सच तो यह है कि कहते हैं उसको जयप्रकाश जो नहीं मरण से डरता है, कहते हैं उसको जयप्रकाश जो नहीं मरण से डरता है। ज्वाला को बुझते देख कुंड में स्वयं कूद जो पड़ता है। जयप्रकाश वह जो न कभी सीमित रह सकता घेरे में है, जयप्रकाश वह जो न कभी सीमित रह सकता घेरे में। अपनी मशाल जो जला बांटता फिरता ज्योति अंधेरे में। है जयप्रकाश वह जो कि पंगु का चरण और मूक की भाषा है जयप्रकाश वह जो कि पंगु का चरण
मूक की भाषा है जयप्रकाश वह टिकी हुई जिस पर स्वदेश की आशा है जयप्रकाश वह टिकी हुई जिस पर स्वदेश की आशा है। हाँ, जयप्रकाश है नाम समय की करवट का अंगड़ाई का, भूचाल बवंडर के दावों से भरी हुई तरुणाई का। हाँ, जयप्रकाश है नाम समय की करवट का अंगड़ाई का, भूचाल बवंडर के दावों से भरी हुई तरुणाई का। वह सुनो भविष्य पुकार रहा, वह सुनो भविष्य पुकार रहा। वह दलित देश का त्राता है, वह दलित देश का त्राता है। सपनों का दृष्टा जयप्रकाश, सपनों का दृष्टा जयप्रकाश भारत का भाग्य विधाता है, भारत का भाग्य विधाता है। जब 1946 में जयप्रकाश नारायण जी जेल से छूटकर आए, तब 21 अप्रैल के दिन पटना की सम्मान सभा में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने यह कविता खुद अपने ही बुलंद आवाज में गाई थी। आज आप सबों से इतना ही बात करके अब मैं अपने शांति संवाद को यहीं पे विराम देता हूँ। भाई पुरुषोत्तम का सभी स्नेहीजनों को स्नेह वंदन और हृदय से आलिंगन।